बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स इन बोर्ड चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी और हम कर रहे हैं पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स। आज हम करेंगे 2011 से 2013 तक के न्यूमेरिकल्स। देखते हैं कि क्या न्यूमेरिकल आया है। अब देखें, ये जो न्यूमेरिकल है ये 2011 में भी आया है और 2014 में भी बिल्कुल ये सेम न्यूमेरिकल आया है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया 2014 में जब हम सॉल्व करेंगे तो हम ये न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। ठीक है, 2014 में एक और न्यूमेरिकल भी आया है चैप्टर 13 का, तो जब हम 2014 के सॉल्व करेंगे तो हम फिर वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब देखें क्वेश्चन क्या है। A rectangular bar of iron is 2 centimeter by 2 centimeter in cross section and 20 centimeter long. What is the resistance of the bar at 500 degrees Celsius? Resistivity of iron 11 exponent minus 8 ohm meter and temperature coefficient of resistance यानी अल्फा 0.0052 पर केल्विन। ठीक है, कांस्टेंट्स की वैल्यू मैं फिर आपको बता दूं कि गिवन होती हैं और जो भी गिवन हो, ठीक है, आपको वही कॉपी करनी होती है। ठीक है, चाहे आपके बुक में कुछ और भी हो, ठीक है, आपकी बुक में 1.1 लिखा हो, ठीक है, 1 लिखा हो, कुछ और लिखा हो, लेकिन आपको पेपर में जो गिवन है आपने वही वैल्यूज़ क्या करनी होती हैं, लेनी होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो अगर आपके पास सिलेंड्रिकल शेप का वायर होता है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वहाँ पर डायमीटर या रेडियस गिवन होता है। अब यहाँ पे सिलेंड्रिकल नहीं है, यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर बार है आयरन का, तो यहाँ पे देखें डायमीटर और रेडियस नहीं है, बल्कि क्रॉस सेक्शन के लिए इन्होंने क्या दिया हुआ है, ठीक है, साइड जो फेस है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है। ठीक है, अब ये देखें, ये होता है, ये साइड फेस है, ये पूरा रेक्टेंगुलर बार है आयरन का और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ है इसकी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो है इसका, ठीक है, ये इसका साइड फेस है या क्रॉस सेक्शन है। इसका एरिया जो होगा वो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे देखें इसकी जो आपको लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, ठीक है, ये सेम है, यानी ये स्क्वायर फेस है। स्क्वायर फेस का हम पहले भी एक प्रॉब्लम कर चुके हैं, तो स्क्वायर फेस इसलिए दोनों सेम है, यानी 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। तो अब आपको जब एक स्क्वायर का एरिया निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, ठीक है, या तो आप क्या एल स्क्वायर से निकाल लेते हैं या आप लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ से निकाल लेते हैं। तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी इस साइड फेस का एरिया आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमें फॉर्मूले में ए में पुट करना होता है। लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट देखें स्टैंडर्ड नहीं है सेंटीमीटर में, गिवन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। ठीक है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस ऑफ दिस बार एट 500 सेल्सियस। ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस पर आपको कैलकुलेट करना है। तो जब भी रेजिस्टेंस आपको, ठीक है, 0 से ज़्यादा किसी टेम्परेचर पर यानी हाई टेम्परेचर पर कैलकुलेट करना होता है, वो होती है RT, यानी आपको RT कैलकुलेट करना है। ठीक है, और आप किस टेम्परेचर पर, 500 डिग्री सेल्सियस पर। अब ये डाटा क्यों गिवन है, ठीक है, ये डाटा गिवन है कि हमें पता है कि RT के फॉर्मूले में हमारे पास R0 आता है। RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। R0 होती है रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द बार, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और वो रेजिस्टेंस हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो रो आपको गिवन है, ठीक है, लेंथ आपको गिवन है और एरिया हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। यानी ये डाटा जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये किसके लिए है, ये R0 के लिए है। पहले आप R0 कैलकुलेट करेंगे और फिर आप RT कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए हमने डाटा बनाया, ठीक है, डाटा है 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, इस तरह से एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ सेंटीमीटर को पहले हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 को 100 से डिवाइड करेंगे,
ये आएगा 0.02, फिर इस 2 को डिवाइड करेंगे 100 से, ये आएगा 0.02। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया था कि 100 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो आप पॉइंट को 2 डिजिट पीछे शिफ्ट कर दें। ठीक है, और आप अपना आंसर लिख लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.02। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.0004। अब ये दोनों मीटर में कन्वर्ट हो गए थे तो ये आएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, 0.0004 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में। आप अगर कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास ये साइंटिफिक नोटेशन में नंबर आएगा। ठीक है, आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 4 एक्सपोनेंट -4। ठीक है, ये आ गया मीटर स्क्वायर में, एरिया आ गया है। अब हम डायरेक्ट एरिया की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, इसको भी चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 0.2 और ये कन्वर्ट हो गई मीटर में। ठीक है, अब देखें टेम्परेचर हमें, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला RT होता है उसमें जो आप डेल्टा T जो आप लेते हैं, ठीक है, डेल्टा T हमेशा क्या होता है T2 माइनस T1। ठीक है, तो इस RT के फॉर्मूले में जो T1 होता है वो हमेशा होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी इनिशियल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसको देखें, 3 तरह से इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम जो डेल्टा T है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे आपको डेल्टा T यानी टेम्परेचर को माइनस करना है उसको आप सेल्सियस की वैल्यूज़ को डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, वो आंसर भी सही होता है। आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करके भी माइनस कर सकते हैं, तब भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास RT में क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर 0 होता है, ठीक है, तो T2 माइनस T1 जो है आपका क्या रह जाता है, आपका T2 रह जाता है। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, और T1 की जगह आप अगर 0 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा डेल्टा T इज इक्वल टू T2। तो आप डेल्टा T की जगह T2 लिख के, ठीक है, और जो आपको T2 गिवन है न्यूमेरिकल में, जैसे यहाँ पे गिवन है 500, तो आप वो डायरेक्ट 500 पुट कर सकते हैं। ठीक है, आपको, ठीक है, टेम्परेचर की सब्ट्रैक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, यानी 3 तरीक़ों से आप यहाँ पर टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको समझ लें कि मैं थर्ड मेथड बता रही हूँ कि हम केल्विन में कन्वर्ट करके माइनस करेंगे। ठीक है, मैंने T1 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, देखिए ये आपको गिवन नहीं है न्यूमेरिकल में, हमें खुद पता होना चाहिए कि RT में, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर 0 होता है। हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट किया, 273 ऐड किया, ये हो गया 273 केल्विन। ठीक है, T2 आपको गिवन है 500, ठीक है, इसमें 273 ऐड किया, कितना हो गया 773 केल्विन। अब डेल्टा T होता है T2 माइनस T1। ठीक है, अब आप माइनस कर देंगे 773 में से 273, आंसर आएगा 500। ठीक है, केल्विन। अब तीनों तरह से देखें 500 आंसर आता है। ठीक है, अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करके आपने देखें ये किया, ये वाला मेथड, आपके पास 500 आया। ठीक है, अगर आपने जो है सेल्सियस में डायरेक्ट आप माइनस कर दें, यानी 500 में से 0 माइनस कर दें। ठीक है, सेल्सियस में ये 500 है और T1 0 है, तो आप 500 में से 0 माइनस कर देंगे तब भी आंसर क्या आएगा 500। ठीक है, और अगर आप जो है, ठीक है, T1 0 लेंगे और T2 500, तब भी डेल्टा T क्या आ जाएगा 500। ठीक है, ये 3 मेथड हैं, तीनों में से कोई भी आप चूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, और तीनों सही हैं, कोई भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से भी मैंने करके आपको शो कर दिया, इस तरह भी आप कन्वर्ट करके भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 500 ही हमारा आंसर आएगा, 500 केल्विन। ठीक है, और यहाँ पर देखें रेजिस्टिविटी गिवन है 11 एक्सपोनेंट -8 ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी फिर मैं आपको बता दूं कि आयरन की जो है डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट होती है, और यहाँ पर जो है, ठीक है, जो गिवन है आपने वही लेनी है। इस तरह टेम्परेचर कोफिशिएंट भी, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। ठीक है, लेकिन आपको पेपर में जो गिवन होगा आप वही लेंगे। यहाँ गिवन है हमें 0.0052 पर केल्विन। हमें कैलकुलेट करना है RT रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस। पहले हम कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसका फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया होता है ρL/A। ठीक है, रो रेजिस्टिविटी गिवन है 11 एक्सपोनेंट -8।
ठीक है। लेंथ गिवन है 0.2, एरिया हमने कैलकुलेट किया है 4 एक्सपोनेंट -4। ठीक है, अब ये देखें एरिया की जगह हमने पाई आर स्क्वायर नहीं लिखना, ये आपका रेक्टेंगुलर बार है और इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने डाटा में कैलकुलेट कर लिया लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई करके, तो हमने बस एरिया की जगह डायरेक्ट वो आंसर लिखना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन इक्वल, फिर आप उस आंसर को डिवाइड कर देंगे 4 एक्सपोनेंट -4 से। आंसर आएगा रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस 5.5 एक्सपोनेंट -5 ओम। ठीक है, ये R0 आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, और मैंने एक फार्मूला जिससे मैंने आपको पहले सॉल्व करवाया था, हमने डेल्टा टी की जगह T2 लिखा था और T2 की जगह फिर हमने वो टेम्परेचर पुट कर दिया था। ठीक है, वो भी सही है। R0 की जगह देखिए मैंने लिखा 5.5 एक्सपोनेंट -5 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें फिर 1 ऐड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको 5.5 एक्सपोनेंट -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो RT आ जाएगा रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस 1.98 एक्सपोनेंट -4 ओम। ठीक है, ये है आपके रेजिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगुलर बार। अब सेकंड है हमारा 2012 का न्यूमेरिकल। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल के रेजिस्टेंस एट हाई टेम्परेचर ये भी बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर चेंज कर दिया जाता है या मटेरियल चेंज कर दिया जाता है, कभी आयरन का दे देंगे, कभी आपको प्लेटिनम का दे देंगे, कभी आपको टंगस्टन दे देंगे, यानी कि डिफरेंट मटेरियल और डिफरेंट टेम्परेचर पर आपसे RT ठीक है पूछा जाता है। ठीक है, यानी बार बार रिपीट होने वाला ये न्यूमेरिकल है। इस तरह से ये न्यूमेरिकल भी अगर आप देखेंगे ठीक है प्रीवियस पेपर्स में, तो ये भी आपको काफ़ी नज़र आएगा। ठीक है, इसमें भी क्या करते हैं, वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं और न्यूमेरिकल सेम होता है, यानी मेथड सेम होगा। अब देखें क्या है इसमें, यू आर गिवन 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ 2 ओम्स। 3 रजिस्टर्स हैं हमारे पास, तीनों की रेजिस्टेंस सेम है और तीनों की यहाँ पर क्या दी हुई वैल्यू 2 ओम। ठीक है, यहाँ 2 ओम है, किसी जगह आपको दिया हुआ होगा 10 ओम, किसी जगह आपको दिया होगा 50 ओम, बस जो भी आपको वैल्यू हो बस वो लेना है और मेथड वही फॉलो करना है जैसे हम करेंगे। अब यहाँ पे ये क्या करें, हाउ वुड यू अरेंज these यानी these 3 resistors to obtain equivalent resistance of, और यहाँ पर इन्होंने आंसर दिए हुए हैं 1.33 ओम और सेकंड आंसर है 3 ओम और थर्ड आंसर है 6 ओम। यानी आप ये जो 3 रेजिस्टेंस हैं इनका आपको 3 डिफरेंट सर्किट्स बनाने हैं और 3 डिफरेंट सर्किट्स आप ऐसे बनाएंगे कि उन सर्किट्स का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आना चाहिए वो ये आना चाहिए। एक सर्किट का ये आना चाहिए, ठीक है, दूसरे सर्किट का ये आना चाहिए और थर्ड सर्किट का ये आंसर आना चाहिए, किसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। यानी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है, इस न्यूमेरिकल में। ठीक है, और आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, यानी आपको सिर्फ वर्डिंग में नहीं लिखना है कि आपने इस तरह से सर्किट कनेक्ट किया है, तीनों सीरीज में लगा दी या तीनों पैरेलल लगा दी और ये आंसर आ गया। नहीं, आपको वेरीफाई करना है रिजल्ट मैथमेटिकली। ठीक है, यानी आपको सर्किट बना के उनमें वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करके सॉल्व करके पूरा दिखाना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके दिखाना है। इस तरह से ये वेरीफाई होगा, ठीक है, मैथमेटिकली। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो न्यूमेरिकल है इसमें क्या होता है कि 3 जो रेजिस्टेंस होती हैं जिसमें तीनों की सेम वैल्यू होती है, इन 3 रेजिस्टेंस को सर्किट बनाने के जो मैक्सिमम कितने पॉसिबल सर्किट इससे बन सकते हैं 3 रेजिस्टेंस से, वो बन सकते हैं 4, यानी 4 डिफरेंट सर्किट्स आप बना सकते हैं कितने, 3 रेजिस्टेंस से। ठीक है, अब वो 4 डिफरेंट सर्किट्स क्या होते हैं, पहला सर्किट तो होता है कि तीनों को सीरीज में लगा दिया, ये एक सर्किट हो गया। दूसरे सर्किट में क्या हो सकता है कि तीनों को आपने पैरेलल लगा दिया, ठीक है, सेकंड सर्किट हो गया। थर्ड सर्किट क्या हो सकता है कि आपने 2 सीरीज में लगा दिए, ठीक है, और एक उनके पैरेलल लगा दिया, ठीक है, ये थर्ड सर्किट हो गया। और फोर्थ में क्या हो सकता है कि 2 आपने पैरेलल लगाए और थर्ड आपने सीरीज में लगा दिया, ठीक है। ये 4 पॉसिबल सर्किट्स हैं किसके, 3
रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको चारों की चारों सर्किट्स बना के उनका आंसर निकालना होता है, और बाज़ दफ़ा आपको 4 में से, ठीक है, आपको 2 या 3 आंसर दे देते हैं और वो उतने ही फिर आपको सर्किट्स बना के उनके आंसर कैलकुलेट करने होते हैं। अब इसका हमें पता है कि यहाँ पर पॉसिबल सर्किट्स तो कितने हैं, 4 है, और यहाँ पे हमें आंसर गिवन है 3। इसका मतलब है कि हमें 4 में से 3 सर्किट्स बनाने हैं और उनका आंसर कैलकुलेट करना है। उनमें से एक सर्किट जो है वो हमारे लिए क्या है, वो एक्स्ट्रा है, उसे हमें नहीं बनाना। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नहीं बनाना है, ठीक है। तो अगर आप गैस कर सकते हैं तो आप गैस कर लें, ठीक है। आंसर मेंटली अगर आप कैलकुलेट करके कि भाई ये आंसर जो है ये किस किस तरह से आ रहे हैं, सीरीज से आ रहे हैं, पैरेलल से आ रहे हैं, या 2 सीरीज पैरेलल से आ रहे हैं, 2 पैरेलल सीरीज से आ रहे हैं। और अगर आप गैस नहीं कर सकते हैं तो फिर आप जो है, ठीक है, इसको सॉल्व करना शुरू कर दें, ठीक है। अब आप सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब आपने सपोज आपने पहला सर्किट बनाया कि भाई तीनों पैरेलल लगे हैं, आपने तीनों को, ठीक है, पैरेलल लगा के जो है सर्किट बना के उसको सॉल्व किया। अब जब उसका आंसर आया तो आपने देखा कि उसका आंसर तो इन तीनों में नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने जो सॉल्व किया वो क्या हो गया, वो एक्स्ट्रा वाला सर्किट हो गया। तो अब आप सिर्फ उसको क्या करेंगे, क्योंकि आप सॉल्व कर चुके हैं, आपने सिर्फ उसको फिर क्या करना है, उसको, ठीक है, क्रॉस आउट करना है, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। आपने जो किया है, अगर उसका आंसर इनमें मौजूद नहीं है तो आपने जस्ट उसको क्रॉस आउट करना है और फिर बाकी आगे के 3 सर्किट्स आप सॉल्व कर लें, वो आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ नंबरिंग गिवन है, ठीक है, ABC। तो अब आप जब सॉल्व करेंगे तो आप नंबरिंग पहले से नहीं लिखेंगे, ठीक है, नंबरिंग बाद में लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट करें पहले आपने सीरीज़ का सॉल्व किया, ठीक है, आपने पहले तीनों को सीरीज़ में लगा दिया, ठीक है। अब सीरीज़ में लगाने से आंसर आ गया 6 ओम, लेकिन 6 ओम यहाँ पे देखें ए का आंसर नहीं है, 6 ओम जो है वो सी का आंसर है। तो अब आप जो है उसको, ठीक है, दोबारा से नहीं करेंगे, आप उसी सॉल्यूशन पे नंबरिंग कर देंगे सी, ठीक है, उस पर सी नंबर डाल देंगे और वो जो है आपका सॉल्यूशन हो जाएगा सी का। यानी इनमें से आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। आप जो आंसर, ठीक है, आपका आंसर है उसी के लिहाज से उसकी नंबरिंग कर दें, ठीक है। उसके बाद अगर आपका फर्क ये वाला आंसर आ जाए 3 ओम का, आप उसकी नंबरिंग बी कर दें। आपका ये आंसर सपोज ये लास्ट में आ रहा है लेकिन ये इसमें पहले है, आप उसकी नंबरिंग क्या कर दें, ए नंबरिंग कर दें, ठीक है। ये नंबर जो है आपके अकॉर्डिंग टू पेपर होने चाहिए, ठीक है। तो आपका जो है सॉल्यूशन सही माना जाएगा, ठीक है, लेकिन इन नंबरिंग को चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैंने जो है आपको, मैं तो आपको इसी के लिहाज से आपको करवाऊंगी कि जो पहला आंसर आ रहा है उसका पहले ही हमने सर्किट बनाया है, और जो सेकंड पे है उसका सेकंड, और जो थर्ड पे है उसका थर्ड, ठीक है। तो डाटा हमारे पास क्या है कि 3 रेजिस्टेंस है, तीनों की वैल्यू क्या है, 2 ओम। हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 3 डिफरेंट सर्किट्स बना के आंसर ये आने चाहिए, ठीक है। पहला सर्किट जिसका आंसर ये आएगा, ठीक है, ये किस तरह से है, द फर्स्ट अरेंजमेंट इज टू कनेक्ट 3 रेजिस्टर इन दिस वे, ठीक है। इस तरह से आपको कनेक्ट करना है पहले वाले आंसर के लिए, यानी 2 आपको सीरीज में लगाने हैं और थर्ड इसको पैरेलल लगाना है, ठीक है। R1 R2 सीरीज में है और R3 इन दोनों के पैरेलल है, ठीक है। इस सर्किट से हमारा पहला वाला आंसर आएगा, ठीक है। अब यानी इस सर्किट को हमने ड्रॉ कर लिया, इस सर्किट की हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो हम वही स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे, डायरेक्ट मेथड नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया। ये दोनों सीरीज में है तो पहले हम इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे और उसको नंबर देंगे हम R4 का, क्योंकि यहाँ पे हमारा R3 पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। यानी R4 जो है किसका इक्विवेलेंट होगा, R1 का और R2 का, ठीक है। R4 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2, और ये क्या है, दे आर इन सीरीज, तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा, R1 प्लस R2, ठीक है। ये होगा हमारा R4 का आंसर। R4 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 2 R2 2, ठीक है। दोनों का ऐड किया, हमारे पास आंसर आएगा 4 ओम, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब क्या करना होता है कि जब आप 2 का इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो अब आप उसको रिप्लेस कर देते हैं उसके इक्विवेलेंट से। मैंने R1 R2 की जगह क्या लगाया, उसका इक्विवेलेंट R4। इक्विवेलेंट लगाने के बाद सर्किट हमारा ऐसे, ठीक है, इस तरह से चेंज हो गया।
अब R4 और R3 जो हैं वो पैरेलल हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट हम पैरेलल के फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे और वही इस पूरे सर्किट का ठीक है फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R, ठीक है, 1/R से हम कैलकुलेट करेंगे इन दोनों का इक्विवेलेंट। तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास 1/R इज इक्वल टू 1/R4 प्लस 1/R3, R4 4, R3 2, ठीक है। यहाँ मैंने आपको मेथड बताया था, ठीक है, क्या बताया था, ठीक है, डायरेक्ट मेथड ये भी है। आप क्या करें 4, ठीक है, प्रेस करें और उसके इन्वर्स की प्रेस करेंगे, 4 इन्वर्स आएगा, प्लस ठीक है 2, ठीक है, प्रेस करें, इन्वर्स की प्रेस करें तो आपके पास 2 इन्वर्स आएगा, इक्वल करें, आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा 3/4 आएगा, कैलकुलेटर में लिखा हुआ आएगा 3/4, ठीक है। अब आप फर्स्ट करें ये वाला स्टेप भी अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि ये देखें 3/4 किसका आंसर है, ये 1/R का आंसर है। आपको क्या चाहिए, आपको R चाहिए। R का मतलब है आपने दोबारा इसको इन्वर्स करना है, ठीक है। इस इन्वर्स करने का मतलब होता है इनको उलट दें, ठीक है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। R ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा R। यहाँ पे 4 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा 4/3, ठीक है, यानी 3/4 का इन्वर्स होगा 4/3। तो जब आप 3/4 का कैलकुलेटर से इन्वर्स लेंगे तो आपको वो 4/3 देगा, ठीक है, और फिर आप उसको इक्वल कर लेंगे या जो आपका SG फॉर्म होता है, ठीक है, वो आप यानी कि आप स्टैंडर्ड से डेसिमल में चेंज करते हैं। जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.33 ओम, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं 4 इन्वर्स, ठीक है, प्लस 2 इन्वर्स, ठीक है, फिर जो आंसर आएगा उसका अगेन इन्वर्स, ठीक है, और उसके बाद उसको डेसिमल में चेंज कर लें। उसकी की होती है, ठीक है, उसकी की का क्या होता है S एरो और D, ठीक है, ये की होती है, वो प्रेस करेंगे आंसर आ जाएगा 1.33। तो ये आ गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सर्किट, ठीक है, 1.33 ओम। यही था हमारा पहला आंसर। अब सेकंड देखिए, हमारा जो आंसर था उसके लिहाज से हमारा सर्किट बनेगा कि 2 हम पैरेलल में लगाएंगे और थर्ड हम इसको सीरीज में लगाएंगे, ठीक है। अब जब ये 2 पैरेलल में हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि अगर एक बॉक्स के अंदर छोटा बॉक्स है, ठीक है, लूप के अंदर छोटा लूप है, तो आप इनर मोस्ट बॉक्स से इनर मोस्ट लूप से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इनर मोस्ट लूप है, इनर मोस्ट बॉक्स है, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। ये दोनों हमारे पैरेलल में हैं, हम R1 R2 को पैरेलल से सॉल्व करेंगे और इसका इक्विवेलेंट फिर हम यहाँ पर लगा देंगे। तो अब इसका जो इक्विवेलेंट है उसको हम R4 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, और फॉर्मूला बन जाएगा पैरेलल का 1/R4 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 है 2, R2 है 2 और हाफ प्लस हाफ, ठीक है, यहाँ इसका इक्वल आंसर आएगा 1, यानी 2 इन्वर्स प्लस 2 इन्वर्स इज इक्वल टू 1 और 1 का इन्वर्स क्या होगा फिर 1। यहाँ देखिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है जैसे मैंने आपको मेथड बताया था, तो आप इस तरह से एक स्टेप में भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया R4 का आंसर 1 ओम और R4 को हमने यहाँ पर, ठीक है, रिप्लेस कर दिया। अब R4 और R3 सीरीज में है। सीरीज हमें मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे पता चलेगा कि अगर करंट सेम होता है तो वो सीरीज में होता है। देखें यहाँ से करंट आ रहा है और यहाँ पे आएगा, अब यहाँ से करंट पास होगा टोटल करंट, ठीक है, और वही करंट आगे R3 में से पास होगा, यानी R4 में से आने के बाद करंट आगे डिवाइड नहीं होगा, सेम करंट पास होगा। तो अगर दोनों में सेम करंट पास हो रहा है इसका मतलब दोनों सीरीज में है। इन दोनों का इक्विवेलेंट हम सीरीज के फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे और वही फाइनल इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अब हम सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। R4 R3 सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट है R4 प्लस R3, R4 1 R3 2, दोनों को ऐड किया आंसर आ गया 3 ओम। यही था हमारा सेकंड आंसर, ठीक है। और यहाँ पर हमने, ठीक है, अरेंजमेंट हमने क्या किया था, 2 पैरेलल लगाए थे, एक सीरीज में लगाया था। ये है इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। थर्ड अरेंजमेंट हमारा क्या होगा अकॉर्डिंग टू आंसर कि हम तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएं, यानी इस तरह से हम तीनों को सीरीज में लगा देंगे,
ठीक है, और फिर एक फॉर्मूले से, सिंपल एक फॉर्मूले से डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तीनों सीरीज में हैं, तीनों में करंट सेम है। ठीक है, तो इसका तीनों का इक्विवेलेंट होगा आर, और आर हम कैलकुलेट करेंगे। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल डायरेक्ट एडिशन, R1 + R2 + R3। ठीक है, और यहाँ पे आपने ठीक है वैल्यू पुट कर दी, 2 + 2 + 2, आंसर क्या आ जाएगा? 6 ओम। ठीक है, यही था हमारा थर्ड आंसर। ठीक है, तो आंसर के हिसाब से मैंने आपको ठीक है सर्किट्स बना के मैंने सॉल्व करवा दिया। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपका आगे पीछे हो सकता है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अकॉर्डिंग टू पेपर उसकी नंबरिंग कर दें। ठीक है, और अगर कोई एक्स्ट्रा सर्किट आपने सॉल्व कर लिया इसमें, ठीक है, क्योंकि 4 पॉसिबल सर्किट्स होते हैं, आपसे 3 पूछे गए हैं, आपने अगर कोई एक्स्ट्रा कर लिया तो आप उसको कैंसिल आउट ठीक है कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों आंसर कैलकुलेट कर लिए हैं इसके। अब हम आते हैं ठीक है नेक्स्ट 2013 के न्यूमेरिकल पे। ये भी सर्किट है, 2 रेजिस्टर्स ऑफ 5 ओम and 2 ohm are connected in parallel with a 9 volt battery. Calculate the current and power dissipated in each resistance. दो रेजिस्टेंस हैं, R1 ठीक है 5 ओम, R2 2 ओम, दोनों कैसे लगे हैं? पैरेलल लगे हैं, और उनके ठीक है पैरेलल ही समझ लें बैटरी लगी है 9 वोल्ट की बैटरी। आपको दोनों रेजिस्टेंस का करंट मालूम करना है अलग अलग। अब आपको पता है कि पैरेलल हैं तो करंट क्या होगा? डिवाइड होगा, और दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग हैं तो इसलिए दोनों में करंट अलग अलग ठीक है इसकी वैल्यू होगी, डिवाइड होगा। तो दोनों का अलग अलग आपको करंट मालूम करना है और दोनों का अलग आपको पावर डिसिपेटेड मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा R1 है ठीक है 5 ओम, R2 है हमारा 2 ओम। ठीक है, और बैटरी हमने लगाई है 9 वोल्ट की ठीक है बैटरी हमने लगाई है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है हमें करंट थ्रू R1 यानी I1, करंट थ्रू R2 यानी I2। ठीक है, और पावर डिसिपेटेड इन R1 P1, पावर डिसिपेटेड इन ठीक है R2 P2। अब यहाँ पे देखें इस तरह का सर्किट बन रहा है, दो रेजिस्टेंस R1 R2 पैरेलल हैं और इनके ठीक है पैरेलल में ही बैटरी लगी है 9 वोल्ट की। ठीक है, R1 में से जो करंट पास हो रहा है उसको हमने I1 से डिनोट किया है, R2 में से जो करंट पास हो रहा है उसको हमने I2 से डिनोट किया है। ठीक है, R1 का जो वोल्टेज है वो V1 है और R2 का जो वोल्टेज है वो क्या है? V2 है। ये अब ये देखें तीनों पैरेलल हैं, ये R1 ये R2 और बैटरी 9 वोल्ट की है। ठीक है, तो जब पैरेलल में कंपोनेंट्स लगे होते हैं तो वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है, करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, वोल्टेज सेम है तो इसका मतलब है कि जो बैटरी का वोल्टेज होगा वही इसका वोल्टेज होगा और वही इसका वोल्टेज होगा, यानी तीनों का वोल्टेज सेम होगा। जो बैटरी का वोल्टेज होगा वही V1 होगा और वही V2 होगा, यानी हम लिख सकते हैं, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है V1 V2। ठीक है, हम लिखेंगे V = V1 = V2 = 9 वोल्ट। ठीक है, हमें इसका वोल्टेज मालूम हो गया। ठीक है, 9 वोल्ट, हमें इसका वोल्टेज मालूम हो गया 9 वोल्ट। ठीक है, R1 R2 हमें गिवन है, अब तो हम करंट इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी इस सर्किट का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि करंट की जो आपके फॉर्मूले में वैल्यूज़ आ रही हैं यानी V1 और R1 ठीक है वो वैल्यूज़ हमें मालूम है। ठीक है, V1 भी मालूम है, R1 मालूम है। इस तरह इसके लिए हमें V2 R2 चाहिए, तो V2 मालूम है 9 वोल्ट और R2 हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस सर्किट का अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट करंट कैलकुलेट करेंगे दोनों का, और फिर डायरेक्ट हम पावर का फॉर्मूला अप्लाई करके हम पावर डिसिपेटेड कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमने यहाँ लिखा कि R1 R2 पैरेलल में है इसलिए वोल्टेज सेम होगा, V = V1 = V2 9 वोल्ट। ठीक है, और करंट थ्रू R1 है I1 which is equal to V1/R1। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने ओम्स लॉ से बनाया है, V = IR से। V1 कितना है? 9 वोल्ट और R1 कितना है? 5 ओम। 9 को 5 से मैंने डिवाइड किया, 1.8 यानी करंट है R1 का 1.8 एम्पेयर। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे करंट थ्रू R2 विच इज़ I2 = V2/R2। ठीक है, V2 है हमारा 9 वोल्ट और R2 है हमारे पास 2, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 4.5 ठीक है एम्पियर। ठीक है, करंट में कैलकुलेट कर लिया।
अब हम देखें पावर कैलकुलेट करेंगे। पावर डिसिपेट हो रही है R1 में। पावर का बेसिक फॉर्मूला होता है फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स VI, ठीक है। और ये R1 का पावर कैलकुलेट करना है, ये होगा P1 = V1 I1। अब देखें V1 भी हमें पता है, I1 भी हमें पता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो V1 है 9 और I1 हमने कैलकुलेट किया है 1.8। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 16.2 और यूनिट क्या होता है पावर का, वाट, ठीक है। तो ये है पावर डिसिपेटेड 16.2 वाट। सेकंड है पावर डिसिपेटेड इन R2, ठीक है। यहाँ पर आपके पास, ठीक है, P2 = V2 I2। V2 है 9, I2 है 4.5, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 40.5 वाट। तो यहाँ पे देखें क्योंकि वोल्टेज सेम था, ठीक है, दोनों में वोल्टेज सेम था, तो पावर किस पर डिपेंड कर रही है, करंट पर, ठीक है। तो जिसमें करंट ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस में, ठीक है, वहाँ पावर ज़्यादा डिसिपेट होगी, और जहाँ कम करंट होगा वहाँ पर कम पावर डिसिपेट होगी। तो ये हमने किए हैं 2013 तक के न्यूमेरिकल, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे 2014 से, ठीक है, और आगे ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह आपको, ठीक है, न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर, ठीक है, पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।